जय हिंद। वेलकम टू इंडिया तक। इस क्लास में हम बीएसएससी सीजीएल 2 के पीटी के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे व्याख्या के साथ। बीएसएससी सीजीएल 2 का पीटी 2 शिफ्ट में आयोजित हुआ था और वो 2 शिफ्ट में से एक शिफ्ट के क्वेश्चन को इसमें हम सॉल्व करेंगे तथा सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। बीएसएससी सीजीएल 2 का जो पीटी फर्स्ट शिफ्ट था वो 16/2/2015 का आयोजित हुआ था और उसी क्वेश्चन को हम पूरे व्याख्या के साथ इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें हम जनरल स्टडी के 50 क्वेश्चन और जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और आपको साइंस के तो इसमें आ गए, मैथ के 25 क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में जो सॉल्व किए हुए हैं वहाँ जाकर आप देख चुके हैं। मतलब रीजनिंग और मैथ के लिए हमने अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ बीएसएससी के जीएस पोर्शन और जनरल स्टडी और जनरल साइंस के ही पोर्शन को शामिल किया हुआ है, इसलिए यह क्वेश्चन 64 से शुरू हो रहा है। इससे पहले रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ था जिसका डिस्कशन हमने यूट्यूब पे करवाया हुआ है, आप उसे जाकर के अलग से देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन होता है। तो हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस करता है वह क्लोरोफिल होता है। इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही हो गया। क्लोरोफिल पौधों में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और इम्पोर्टेंट पूछता है कि क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु पाया जाता है या क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। कौन सा? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहयोग करता है तथा फोटॉन ऊर्जा के अवशोषण को बढ़ाता है। सूर्य के प्रकाश में पौधों की पत्तियां का रंग जो हरा भाग है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो ये आपको यहाँ से याद करने में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसे भी हमने बता दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। इसे जो साइलेंट वैली है इसे शांत घाटी भी कहा जाता है। यह जो है केरल राज्य में है, इसे केरल का शांत घाटी भी कहा जाता है। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, साइलेंट वैली या मूक घाटी केरल राज्य में स्थित है। वैसे ही फूलों की घाटी, कौन सी घाटी? फूलों की घाटी, ये कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो वो आपको उत्तराखंड में स्थित है। वैसे ही कोडरमा की घाटी, तो कोडरमा आपको पता होगा झारखंड में है, तो कोडरमा की घाटी कहाँ है? तो कोडरमा की घाटी झारखंड में स्थित है। वैसे ही कोंकण तट कहाँ है? तो कोंकण तट पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग है। ये आप कैसे समझिएगा? तो देखिए, भारत का ये निचला हिस्सा है, प्रायद्वीपीय हिस्सा। ये जो निचला है इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो ये है ये पश्चिमी तट कहलाता है और ये पूर्वी तट कहलाता है। तो पूर्वी तट का जो ऊपर वाला भाग है, कौन सा? ये ऊपर वाला भाग है, यह कोंकण तट कहलाता है और नीचे वाला जो भाग है यह मालाबार तट कहलाता है। कौन सा? मालाबार। और वैसे ही पूर्वी घाट का जो ये वाला तट है यह कोरोमंडल तट कहलाता है तथा ऊपर वाला तट उत्तरी सरकार तट कहलाता है। इस तरह से आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है। गोवा जो है किस नदी पर अवस्थित है? तो गोवा जो है वह मांडवी नदी पर स्थित है। किस पे? मांडवी नदी पर स्थित है। तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोवा मांडवी नदी पर स्थित है। वैसे ही पेन्नार नदी की बात करें तो पेन्नार नदी नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। ताप्ती नदी कहाँ है? तो ताप्ती और नर्मदा यह अमरकंटक साइड से निकलती है, मध्य प्रदेश से। ठीक है। और ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको मेंस में पूछा गया है कि नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पर्वत श्रृंखला है। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। कौन सा? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है।
इसे आपको याद रखना है। वैसे ही सूरत पूछ सकता है कि सूरत किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो शुष्का छिकोप, इसे शुष्क रोग, सूखा रोग या रिकेट्स भी कहते हैं। मनुष्यों में इसका प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप जानते होइएगा कि सूखा रोग मनुष्यों में विटामिन डी की कमी से होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो गया। क्या? बी ऑप्शन। शुष्का छिकोप, इसका जो है शुष्का छिकोप जो है इसे सूखा रोग या रिकेट्स भी कहा जाता है। इसका जो है रासायनिक नाम, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम जो है यह कैल्सीफेरॉल है। कौन सा? कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल या विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया आदि रोग होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल की सहायता से भी होता है। अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन डी के जो है मेन सोर्स कौन कौन से हैं? तो ये मछली के तेल हैं, अर्थात मछली का जो लीवर या यकृत, वैसे दूध और अंडा, ये कौन है? विटामिन डी के सोर्स है। विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए अनिवार्य है। विटामिन डी में कैल्शियम धातु भी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। क्या? हार्मोन भी कहा जाता है। तो यहाँ से आप इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, अर्थात जो प्रोटीन ऊर्जा है इसके कुपोषण से या कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन ऊर्जा की कमी से बाल क्षय या मरासमस होता है। क्या? बाल क्षय या मरासमस। तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन की कमी से कुपोषण हो जाता है, जिसे बाल क्षय या मरासमक नामक रोग भी हो जाता है। प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। प्रोटीन में की कमी से बच्चों में क्वार्सियोरकर एवं मरासमस आदि रोग होता है। ध्यान दीजिएगा, यह रोग जो है बच्चों में होता है। तो इस रोग के तहत मरासमस रोग में, अर्थात इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां जो है वो ढीली पड़ जाती है। क्या? ढीली पड़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन बीएसएससी सीजीएल 2 सचिवालय सहायक 2 के पीटी के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का हम डिस्कशन करवा रहे हैं पूरे व्याख्या सहित। साथ ही इसमें हमने सिर्फ जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस वाला ही पार्ट रखा है। रीजनिंग और मैथ का अलग से वीडियो अपलोडेड है, आप उसे जाकर जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी अर्थात गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो ध्यान दीजिएगा, जी अर्थात गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वो कहाँ डिपेंड करता है? तो जी का मान पृथ्वी के रेडियस पर डिपेंड करता है। आप देखिए, जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर। ये आर क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, आर रेडियस ऑफ अर्थ है। इसी पे डिपेंड करता है किसका मान? आपको ये छोटा जी अर्थात गुरुत्वाकर्षण का मान। अगर ये जो रेडियस है ये बढ़ जाएगा तो इसका स्क्वायर करिएगा तो ये और बड़ा हो जाएगा, फिर इसको भाग के देखिएगा ये छोटा आएगा, मतलब जी का वैल्यू कम हो जाएगा। अर्थात रेडियस बढ़ाएंगे तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। रेडियस घटाएंगे तो जी का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूछ रहा है कि जी का मान सर्वाधिक कहाँ होगा? तो जी का मान जहाँ रेडियस पृथ्वी का सबसे ज़्यादा होगा वहाँ जी का मान क्या होगा? कम होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जी का मान इस तरह से कहाँ आपको देखिए, आर का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? तो इक्वेटर पे। तो जी का मान सबसे ज़्यादा कम कहाँ हो जाएगा? तो ये भी इक्वेटर पे। इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। तो रेडियस ऑफ अर्थ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो इक्वेटर पर, मतलब कि भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर आर का मान बढ़ने के कारण जो है जी और एम में भाग कीजिएगा तो ये और छोटा हो जाएगा, जिसके कारण जी का जो वैल्यू, ग्रेविटेशन का वैल्यू कम हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है सबसे ज़्यादा जी कहाँ होगा? तो सबसे कम जी कहाँ हो रहा है? इक्वेटर पे। तो सबसे ज़्यादा जी कहाँ हो जाएगा? अंटार्कटिका, मतलब कि ध्रुवों पे।
ध्रुवों पे जो आर का मान सबसे कम होगा, इसलिए ध्रुवों पे जो है ग्रेविटेशन का मान क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में किस स्थान पर जी का मान अर्थात गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा, तो गुरुत्वाकर्षण का मान अंटार्कटिका के कैंप में सर्वाधिक होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ने पर आपको एक चीज़ हम बताते चलें कि जी का मान, ध्यान दीजिएगा, जी का मान पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। अगर हम पृथ्वी का जो है रोटेशन क्या करें, पृथ्वी का रोटेशन, ध्यान दीजिएगा, रोटेशन घूर्णन गति घटा दें तो जी का मान बढ़ जाएगा, और घूर्णन गति बढ़ा दें तो जी का मान घट जाता है। जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अभी हमने बताया कि जी का मान जो है विषुवत रेखा पर कम होगा, क्योंकि विषुवत रेखा पर अर्थ का जो है डायमीटर अर्थात रेडियस ज़्यादा होता है। जी का मान पृथ्वी सतह पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इस तरह से आपको इसे याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी से, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह अर्थात चीनी रोग या शुगर हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, किस अंग की खराबी से पूछ रहा है, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। शरीर के किस अंग की अर्थात किस बॉडी के पार्ट के खराब होने से आपको शुगर हो जाता है, तो पैंक्रियास या अग्नाशय में जो खराबी होती है जिसके कारण आपको मधुमेह शुगर रोग हो जाता है। और शुगर रोग में कौन सा टीका लगाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसको कम करने के लिए इंसुलिन का टीका लगाया जाता है। कौन सा, इंसुलिन का टीका। तो ये भी आपको याद रखना है कि शुगर के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो शुगर की बीमारी के लिए इंसुलिन नामक टीका लगाया जाता है। इस इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में की थी। किसकी, इंसुलिन की खोज। और इंसुलिन की कमी से पैंक्रियाज या अग्नाशय खराब हो जाता है, जिसके कारण मधुमेह रोग हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इबोला क्या है, तो इबोला एक वायरस है। ध्यान दीजिएगा, इबोला एक वायरस है। इबोला अफ्रीकी महादेश में फैले हुआ एक क्षेत्र, लीबिया, चाड आदि देशों में फैला हुआ एक बीमारी है। इबोला फाइटर को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2014 चुना था, और इसी से इंस्पायर होकर यह क्वेश्चन भी आपको पूछा भी गया था। तो आपको ध्यान रखना, यह करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। कौन सा, घेंघा रोग ग्वाइटर जो है आयोडीन की कमी से होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए, ये पूछ रहा है घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह किस क्षेत्रों में हो सकता है। ऑप्शन है तटीय क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, जो घेंघा रोग है यह आयोडीन की कमी से होता है, और ये ज़्यादातर वहीं होगा जहाँ पे आयोडीन, जहाँ के खाना में लोगों को आयोडीन कम मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आयोडीन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो समुद्री नमक में आयोडीन पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, समुद्री क्षेत्र में समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी आपको आयोडीन की कमी बढ़ती जाएगी, और आयोडीन की कमी होने से घेंघा रोग होने का चांस बढ़ते जाएगा। तो कहाँ होगा, आप ध्यान से देखिए, रेगिस्तानी क्षेत्र नहीं होगा, समुद्री क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है, इसलिए यहाँ से कोई आपको चांस ही नहीं है कि यहाँ हो जाए। तो तटीय क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र नहीं होगा। रेगिस्तानी क्षेत्र में भी आपको आसपास ही समुद्र मिल जाता है, जिस कारण यहाँ भी, और यहाँ लोग भी कम रहते हैं, तो यहाँ आयोडीन की कमी नहीं होगी, यहाँ इसलिए घेंघा रोग भी नहीं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र समुद्र से दूर होता है, यहाँ जो जल होते हैं, यहाँ जलों में आपको आयोडीन की कमी होती है, जिसके कारण यहाँ आपको घेंघा रोग होने की ज़्यादातर चांसेस हो सकता है। तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन क्या है, सही दिया है। और जो बोर्ड ने आंसर दिया था उसने भी बी ही माना था। तो ध्यान रखिएगा, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में व्याप्त हो सकता है। तो इसे आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि घेंघा रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें गला प्रभावित है। ध्यान दीजिएगा, यह इससे गला प्रभावित होता है, तो इसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, अर्थात विटामिन ए का कलेक्शन कहाँ होता है बॉडी में। तो विटामिन ए का जो कलेक्शन है बॉडी में लीवर में होता है, यकृत में होता है। इस वजह से इसका डी ऑप्शन सही होगा। विटामिन ए मुख्यतः यकृत में संग्रहित होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन 1 से 1.5 केजी से 2 केजी तक होता है। इसी यकृत द्वारा ही पित्त का स्राव भी किया जाता है। किसका? पित्त का स्राव भी इसी यकृत के द्वारा ही किया जाता है। तो आपको इसे ध्यान रखना है। वैसे विटामिन ए जो है, ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी भी होता है, ध्यान दीजिएगा। और विटामिन ए के जो मुख्य स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए के मुख्य स्रोत हो जाते हैं पालक और अंडा भी हो जाता है, इसमें मछली का तेल भी आ जाएगा। तो इसे ध्यान रखना है, इसका मुख्य जो स्रोत है उसमें आपको पालक ही और गाजर ही आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। तो आपको विटामिन ए से जुड़े हुए ये चीज़ें याद रखना है। विटामिन ए का संग्रहण यकृत में होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है और इसका जो मुख्य स्रोत है वह पालक, मछली का अंडा और गाजर होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया रोग की वाहक होती है। इस वजह से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया रोग की वाहक होती है। फाइलेरिया रोग फाइलेरिया ब्रैंक्यूटाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचालन क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। फाइलेरिया रोग में पैर, कौन कौन सा देखिए, ध्यान दीजिएगा, पैर, वृषण कोष तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाता है। किसमें? फाइलेरिया रोग में। और फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम की बात करें तो इसका दूसरा नाम हाथी पाँव या एलिफेंटाइटिस भी कहते हैं। हाथी पाँव या एलिफेंटाइटिस भी कहा जाता है किसको? फाइलेरिया रोग को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? तो जैसा इस शब्द से ही क्लियर हो जा रहा है, समदाब रेखाएं, तो यह समान वायुमंडलीय दाब को मिलाने वाली, पृथ्वी या ग्लोब पर समान वायुमंडलीय दबाव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उन्हें समदाब रेखाएं कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, समदाब रेखाएं ग्लोब पर समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करती है। तो इस वजह से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे ही समताप रेखा मानचित्र पर समान तापमान को मिलाने वाली रेखा होती है। वैसे ही समवर्षा रेखा समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समवर्षा रेखा होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कक्ष के रण में समाहित होती है? तो ध्यान दीजिएगा, लूनी नदी कक्ष के रण में समाहित या लुप्त हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा? लूनी नदी कक्ष के रण में समाहित या लुप्त हो जाती है। तो इससे इसका बी ऑप्शन सही है। लूनी नदी कक्ष के रण में समाहित हो जाती है। लूनी नदी अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ी से निकलकर कक्ष के रण में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि का स्थान गला में होता है। कहाँ पे? गला में। तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि गला में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ध्यान रखिएगा। थायराइड जो है हार्मोन, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। कौन सा? मेटाबॉलिज्म को यह बढ़ा देता है। साथ ही यह रक्त में सुक्रोज अर्थात शर्करा, कोलेस्ट्रॉल तथा फास्फोलिपिड की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह हड्डियों, पेशियों एवं लैंगिक तथा मानसिक वृद्धि को भी नियंत्रित करता है। कौन? थायराइड ग्रंथि। तो इसी का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि से ही थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित से क्या है? तो साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है और इसका फॉर्मूला NaCl होता है। यह सोडियम के एक परमाणु और क्लोरीन के एक परमाणु से मिलकर बनता है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आयनिक बॉन्ड होता है Na+1+, Cl+1- और दोनों को रिएक्शन कराइए तो NaCl बन जाता है, ठीक है। और इस तरह से यह आयनिक बॉन्ड बनाते हुए सोडियम लवण का निर्माण करता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ और भी चीज़ें हैं।
इसमें जैसे कि नमक से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखने होंगे। साधारण नमक का नाम NaCl है, हमने आपको बता दिया। समुद्री जल में अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, कहाँ? समुद्री जल में। इसका स्रोत क्या है? मेन स्रोत इसका समुद्री जल ही होता है। किसका? समुद्री जल इसका मेन सोर्स होता है, किसका? सोडियम क्लोराइड का। वैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा का प्रयोग अग्निशमन यंत्र, बेकरी उद्योग, प्रतिकारक आदि के रूप में भी किया जाता है। और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का प्रयोग डेयरी उत्पादों के खाद्य परिरक्षण के रूप में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, डेयरी उत्पादों के परिरक्षण के लिए सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तारों का रंग निर्भर करता है। तो तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है, इसलिए उनका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तारों का रंग उसके पृष्ठीय तापमान पर निर्भर करता है। तारे का रंग हम उसके पृष्ठीय तापमान द्वारा निर्धारित करते हैं। तारे जिनका पृष्ठ तापमान निम्न होता है वो लाल रंग के होते हैं, तथा जिनका तापमान बहुत हाईली होता है वे हल्का सा ब्लूइश दिखते हैं, मतलब कि रेड, बहुत रेड होते के बाद थोड़ा सा वे ब्लूइश दिखते हैं। ठीक है। वे तारे जिनका पृष्ठताप अत्यधिक ऊंच होता है वे हल्के नीले रंग के होते हैं। और सूर्य ताप का पृष्ठ तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो ध्यान रखिएगा, ये तारों से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश से थे? तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्मन बोरलॉग जो है अमेरिका देश के थे, इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका देश से थे। बोरलॉग ने मैक्सिको में गेहूं के एक उन्नत किस्म की विकसित किया था, और बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। किसको? नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। वैसे ही एक इम्पोर्टेंट पूछ सकता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, M स्वामीनाथन को, स्वामीनाथन भी आप याद कर सकते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। कौन? M स्वामीनाथन। वैसे ही श्वेत क्रांति के जनक भारत में कौन है? तो वे वर्गीज कुरियन हैं। तो इन सब के नाम आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो आयोडीन टेस्ट का उपयोग स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट जांचने के लिए किया जाता है, इस तरह से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आयोडीन टेस्ट का उपयोग कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च जांचने के लिए होता है। जिस खाद्य पदार्थ में स्टार्च होते हैं उस पर हम क्या करते हैं कि आयोडीन की कुछ बूंद डाल देते हैं, और यदि वो रंग चेंज हो जाता है या यदि काला नीला हो जाता है तो ये पता चलता है इसमें स्टार्च है। एक और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है रेशियो क्या होता है, अनुपात? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 के रूप में, मतलब कार्बन 1 यूनिट, हाइड्रोजन 2 यूनिट और ऑक्सीजन 1 यूनिट। तो 1:2:1 के अनुपात में कार्बोहाइड्रेट होता है। ध्यान दीजिएगा, यह रेशियो पूछा हुआ है एग्जाम में। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में किस अनुपात में मिले हुए रहते हैं? तो वो 1:2:1 के अनुपात में। ठीक है। यहाँ से आपको कुछ और चीज़ें याद रखना होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मोनोसेक्राइड, पहला है मोनोसेक्राइड, दूसरा है डाइसेक्राइड और तीसरा है पॉलीसेक्राइड। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज इसमें ध्यान दीजिएगा मोनोसेक्राइड है, और सेल्यूलोज पॉलीसेक्राइड है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। वैसे ही आप बात करेंगे अनुच्छेद 14 की, तो अनुच्छेद 14 है विधि के समक्षमता तथा विधि के समान संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 14 कानून के ये कहता है कि सभी कानून के नज़रों में बराबर हैं, और सभी के लिए कानून बराबर, मतलब कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। तो विधि के समक्षमता तथा विधि का समान संरक्षण कहता है अनुच्छेद 14। वैसे ही अनुच्छेद 15 की बात करिएगा, तो अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 की बात कीजिएगा तो यह कहता है कि लोक नियोजन में सभी को अवसर की समता दिया जाएगा। लोक नियोजन में अवसर की समता अनुच्छेद 16 संबंधित है। अनुच्छेद 17 देखिएगा, तो अनुच्छेद 17 जो है यह छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। और अनुच्छेद 18 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 18 जो है यह उपाधियों का अंत करता है। जो ब्रिटिश कालीन उपाधियाँ दी जाती थी उसका यह अंत करता है अनुच्छेद 18। ठीक है।
ये जो चारों अनुच्छेद हैं और एक आपको इसमें नहीं दिया हुआ है जो 16, तो 14, 15, 16, 17, 18 ये सभी जो अनुच्छेद है ये किससे संबंधित है? ये समता के अधिकार से संबंधित है। जिस तरह से फंडामेंटल राइट आपको भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है, कौन? फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, ठीक है। और इस मौलिक अधिकार में 14 से 18 आर्टिकल तक समता का अधिकार है। वैसे ही 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। वैसे ही 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे संबंधित अगर आप और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं सभी अनुच्छेदों को, तो हमने यूट्यूब में एक एक करके सबके बारे में पढ़ाया हुआ है। सभी अनुच्छेद के बारे में आप जा करके डिटेल रूप में देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछा है, ध्यान दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। कौन सा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इस तरह इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके फॉर्मूला की बात कीजिएगा तो इसका फॉर्मूला 2 होता है, 2 तरह से लिखा जाता है, CaSO4 का होल 2 और ये होता है H2O, CaSO4 का होल 2 एंड H2O। और नहीं तो फिर एक तरह से और भी लिख सकते हैं CaSO4 और हाफ H2O। आपको यहाँ से कुछ हटाना पड़ेगा, CaSO4 एंड हाफ H2O भी लिख सकते हैं। तो क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O। अगर हाफ हटाते हैं तो यहाँ होल 2 करना पड़ेगा, ठीक है। ये से आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? तो इसमें जो दिया हुआ है हॉल्स्टीन फ्रीजियन जो है यह देसी प्रजाति नहीं है। तो इस तरह से आपको इसे याद रखना है कि जो इसमें हॉल्स्टीन फ्रीजियन है यह देसी प्रजाति नहीं है। गाय की अनेक प्रजातियां जिसमें भारतीय प्रजाति भी है, विदेशी प्रजाति भी है। अगर हम देसी अर्थात भारत में पाई जाने वाली कुछ प्रजातियों की बात करें तो उसमें साहिवाल, लाल सिंधी, राठी, कांकरेज, देवनी, नागौरी, निमाड़ी और सीरी, मेवाती, हल्लीकर, कंगायम, ये सभी जितनी भी प्रजातियां हैं ये देसी प्रजातियां हैं। आप चाहें तो इसे वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। और विदेशी प्रजातियों की बात करेंगे तो इसमें जो हॉल्स्टीन फ्रीजियन है और जर्सी है ये सभी विदेशी प्रजाति हैं। ये जो हॉल्स्टीन फ्रीजियन है यह डेनमार्क की प्रजाति है। कहाँ की? जो हॉल्स्टीन फ्रीजियन है यह डेनमार्क की प्रजाति है, ध्यान दीजिएगा, यह डेनमार्क की प्रजाति है। तो इसे आप यह याद भी रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। जो ग्राम पंचायत अवधि का निर्वाचन होता है इसकी अवधि 5 सालों की होती है। इसकी गणना, जो ये अवधि की गणना है, कब से शुरू होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए, ये जो है ऑप्शन बाद में देखेंगे, हम बता देते हैं आपको। इस बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 साल होती है और इसकी गणना जो है प्रथम निर्वाचन के बाद जो पहली बैठक होती है उस बैठक से इसकी गणना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसे आपको यहाँ से याद रखना होगा। ऑप्शन में आप देख सकते हैं बी ऑप्शन दिया हुआ भी है, तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही होगा। तो बी ऑप्शन सही है कि पंचायती राज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पंचायती राज को हम थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। पंचायती राज जो है 73वां संविधान संशोधन, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन नहीं, हाँ 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे 24 अप्रैल 1993, कब? 24 अप्रैल 1993 द्वारा लागू कर दिया गया, ठीक है। पंचायती राज जो है सबसे पहले यह चोल काल में लागू हुआ था और इस पंचायती राज का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पंचायत की व्यवस्था जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में दिया गया है और यह DPSP के अंतर्गत आता है। इसमें दिया गया है कि राज्य स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज को बनाने का कोशिश करेगा। पंचायती राज में अर्थात पंचायतों को कानून बना के 29 विषय दिया गया है। कितने विषय? 29 विषय दिए गए और ये संविधान के भाग 11 में समाहित है। कौन? पंचायती राज। तो इस तरह से ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो ध्यान दीजिएगा, एक एक ऑप्शन पढ़ना है, बताना है इसमें कौन सा सही है। ये 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से कोई एक ही सही होगा। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल गलत है। मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। विश्वास मत लोकसभा में लाया जाता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत मतलब कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया। यह बिल्कुल सही है, तो 86 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन भी देख लेते हैं, धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है, जी नहीं, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, और यह लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यह राज्यसभा में भेजा जाता है, अगर राज्यसभा इसे पारित नहीं भी करती है तो 14 दिन बाद यह स्वतः पारित हो जाता है। तो अर्थात राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन ही रोक सकती है, ठीक है। फाइनली यहाँ हम ये पहुँचे कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है, किसी विषय पर अगर राज्यसभा 2/3 से यह पारित कर दे, 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि कोई भी राज्य सूची का जो विषय है वह राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। राज्यसभा को यह जो अधिकार मिला हुआ है 2/3 बहुमत से पारित करने का किसी राज्य सूची के विषय को, यह अनुच्छेद 249 के तहत मिला है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा किसी भी राज्य सूची के विषय को यह बता सकती है कि यह जो है राष्ट्रीय महत्व का चीज़ है और इस पर अभी जो है केंद्र इस पर कानून बनाए, ठीक है, अर्थात संसद इस पर कानून बनाए, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन कथन सही नहीं है, अर्थात गलत है। तो इसमें से गलत कथन को छांटना है आपको, एक एक करके पढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है, यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरोह अर्थात तीलियों की संख्या 24 होती है, यह भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है, यह बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय प्रतीक यह सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया। ध्यान दीजिएगा, सारनाथ के स्तंभ पर जो 4 सिंहों वाला स्तंभ है वहाँ से राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। तो ये इसका जो ऑप्शन है पूछा है कौन सा सही नहीं है, मतलब इसमें कौन गलत है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, देख लेते हैं ये भी ऑप्शन, राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण जो आधिकारिक अवधि है 52 सेकेंड, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ आपको गलत कथन छांटना था जो कि सी हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। सारनाथ के स्तंभ पर जो 4 सिंह स्तंभ है उसको वहीं से जो है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। भारत सरकार द्वारा इसे आधिकारिक रूप में 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का मतलब जो वैध मत डाले गए हैं उनका 1/6 मत से कम प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी निर्वाचन में क्या होता है कि 100 वोट पड़ते हैं टोटल, और टोटल डाले गए वैध मत 100 है, तो कोई भी जितने भी प्रतिनिधि है अगर उनको 100 का 1/6 मत से कम प्राप्त होता है तो इसे डिवाइड कीजिएगा तो अप्रॉक्स में आपको कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 कम 6 16 6 96, लगभग 17 वोट से अगर इनको कम वोट प्राप्त होता है तो इनकी जो है जमानत राशि जब्त हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि कितनी राशि। तो देखिएगा 1/6 से कम प्राप्त होने पर उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा विधानसभा के किसी भी निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होता है। वैध मत का अर्थ है कुल गिने जाने योग्य मत, जो मत नहीं गिने जाने योग्य उसे अवैध मत कहा जाता है। लोकसभा में विरोधी दल होने के लिए कुल सदस्यों का 10% होना अनिवार्य है। अगर कोई भी चाहता है कि हम विपक्षी दल का नेता बने या विपक्ष दल बने तो उसे कुल प्राप्त मतों का या कुल
प्राप्त सीटों का 10% सीट प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है। निर्धारित कोटा से अभिप्राय है कुल मतों की प्रतिशत जो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित किया गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुआ था। इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे के यह जो अधिवेशन जो हुआ था यह बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हुआ था। इस बैठक में कुल 72 लोग शामिल हुए थे। कितना? 72 लोग शामिल हुए थे। और राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था और इसके संस्थापक येओ ह्यूम को माना जाता है। इसके जो स्थापना के समय किसके, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो ब्रिटिश वायसराय कौन था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश वायसराय कौन था, आपको पता होगा, आप जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में पूछता है, मतलब लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है तो उसके पास लोकसभा में विपक्षी दल में कितने होने चाहिए? देखिए कुल जो है 545 ही सीट है। कितना? देखिए कुल 550 है, लेकिन जो चुनाव होता है वो 552 पे ही 545 पे होगा, तो इसका 1/10 मतलब 10% होना चाहिए। तो आप इस पर डिवाइड करिएगा तो 54.5 आएगा, लगभग 55 सीट होना चाहिए। इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विपक्ष दल का नेता या विपक्षी दल होने का दावा करने के लिए आपके पास कम से कम 10% सीट होना चाहिए। तो 10% का मतलब हुआ लगभग 55 सीट होना चाहिए। तो इस तरह से इसका कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक राजनीतिक दल के पास विपक्ष का नेता होने के लिए लोकसभा सदस्य का 10% या 1/10 सदस्यता होना चाहिए। भारत के राजनीतिक इतिहास में सर्वप्रथम 1969 में विपक्षी दल को मान्यता दी गई थी। कब? 1969 में विपक्षी दल को मान्यता दी गई थी। भारत में प्रथम विपक्षी दल का नेता राम सुभग सिंह थे। ठीक है। और जनता दल सरकार ने विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा किया था 1977 में। ग्रेट ब्रिटेन में विपक्षी दल को भविष्य की सरकार या छाया सरकार कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, विपक्षी दल जो होता है उसको ग्रेट ब्रिटेन में, कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन में उसको छाया सरकार या भविष्य की सरकार कहा जाता है। वर्तमान में संवैधानिक दृष्टि से कोई विपक्षी दल नहीं है, लेकिन कांग्रेस को विपक्ष का नेता माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान जो चुनाव है उसमें 52 सीट जो है ही मिला कांग्रेस को, इसलिए इनको नियमतः लोकसभा सीटें लोकसभा का विपक्ष नहीं माना चाहिए। लेकिन चूँकि संविधान और जो राष्ट्रपति या जो प्रधानमंत्री हैं या जो मंत्रिपरिषद है या तानाशाह न हो जाए, लोकतंत्र में बना रहे, इसलिए इनको विपक्षी दल का होना आवश्यक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दल के लिए कांग्रेस को मान्यता दे दिया था। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा कि ग्राम पंचायत का कोई भी, जैसे वार्ड हो गया या कोई भी प्रतिनिधि जो है मुखिया को एक त्याग पत्र अपना दे सकता है, और उस त्याग पत्र देने के 7 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद? 7 दिनों के बाद उसका जो है त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा। इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखना चाहेंगे। जो ग्राम पंचायत वाला सदस्य जो है उनकी चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव जो है या स्थानीय स्वशासन का जो चुनाव होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि 5 वर्षों के लिए होता है, और कोई भी सदस्य 5 वर्ष से पूर्व भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। जो ग्राम पंचायत का जो स्थान रिक्त है वो जो नया सदस्य होगा वो शेष जो इसका बचा हुआ अवधि होगा उसके लिए बनेगा। यदि 7 दिनों के अंदर यह त्यागपत्र वापस नहीं लिया जाता है तो इसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाता है। ठीक है,
तो ये इम्पोर्टेंट है, जो इसे याद रखना है। बढ़ना है अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था और 13 मई कब का 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। 13 मई 1952 से हमारी संविधान सभा संसद के रूप में काम करती रही। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसका कार्यकाल 2019 से 2024 तक है। कब? 2019 में यह शुरू हुआ था और 2024 तक चलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि बीएसएससी में इसे फिर से पूछ दिया जाए। तो जो 17वीं लोकसभा चल रही है, इसका कार्यकाल 2019 से 2024 तक है कार्यकाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन की चर्चा है और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन की चर्चा है। ठीक है, यहाँ से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों की मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या है? तो केंद्र और राज्य, केंद्र 75 और राज्य जो है 25, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनरेगा में केंद्र 75 रुपये व्यय जो भी खर्च होता है उसमें केंद्र का 75% और राज्य का 25% खर्च होता है। इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनरेगा जो है 2 फरवरी 2006 ईस्वी में आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। इसे 2 अक्टूबर 2009 से इसका नामकरण मनरेगा कर दिया गया और इससे पहले इसका नाम नरेगा था और 2 अक्टूबर 2009 से इसको मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। अब ये कैसे? तो देखिए, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 51 से 1951 से, तो 1 मिनट, 51 से 56 हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 1951 से 56 थी। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, ध्यान दीजिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वह 56 से 61, 5 साल का था, तो 56 से 61, तो ये हो गया दूसरी पंचवर्षीय योजना। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना तो हो गया आपका 61 से 66, 61 से 66। अब इसमें देखिए 1962 में युद्ध हो गया चीन से, फिर 1962 में चीन से, 1965 में पाकिस्तान से, और ये जो बहुत सारा युद्ध हुआ। और देखिए 62 में भारत चीन युद्ध हो गया, 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया और 66 में, मतलब 65 के शुरुआत में और 66 के लास्ट में, तो 65-66 में भारी अकाल और सूखा पड़ गया भारत में। इस तरह से ये जो ऑप्शन है इसका आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो पंचवर्षीय योजना है ये पूछा है किस योजना के दौरान अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई। तो बता दिया हमने, 62 में चीन भारत युद्ध और 65 में पाकिस्तान से युद्ध, 66 में भारी सूखा पड़ा था। इस तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये इतने सारे कारणों के कारण प्रभावित हुई थी। इस तरह से इसका सी ऑप्शन, तो पंचम है, तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 94 के। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्ध के कारण प्रभावित हुआ था, क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध और 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। 66 में भयंकर सूखा पड़ गया था। 66 से 69 के बीच, कौन सा? तो 1966 से 69 के बीच एक वर्ष की जो है योजना चलाई गई थी 3, जिसे योजना अवकाश भी कहा जाता है, 66 से 69 के बीच। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना पूछा है, तो यह सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया। बिहार में किसान सभा की स्थापना बिहटा में किए थे सहजानंद सरस्वती ने 1928 में। कब? 1928 में, ध्यान दीजिएगा। और बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर में 1929 में किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ बिहार किसान सभा 1928 और बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929। अखिल भारतीय किसान सभा की जो है स्थापना ये लखनऊ में हुई थी 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में लखनऊ में हुआ था और इसकी भी स्थापना किसने किया था? तो सहजानंद सरस्वती ने ही किया था।
और इसके जो अध्यक्ष जो थे, प्रथम अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती और महासचिव NG रंगा थे। किसके? 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के। तो इसे आपको आज याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा को चित्रित करता है। और यह जो नील दर्पण है ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, याद रखना होगा हमेशा के लिए, इसलिए ये याद रखिए। नील दर्पण नील की खेती को दिखाने वाले इनकी दुर्दशा को, इसलिए इसे नाम भी नील दर्पण ही दिया गया था। और लिखा कितने हैं? तो इसे लिखा था, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत 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 इम्पोर्टेंट भी है, समझ लीजिए। तो नील दर्पण के लेखक पूछा है, तो इसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र है। दीनबंधु मित्र की पुस्तक है नील दर्पण, जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा को दिखाया गया था। चलिए एक और पूछता है कि सन्यासी विद्रोह किसके पुस्तक द्वारा दिखाया गया था? तो ये भी हरीशचंद्र मुखर्जी की पुस्तक, कहाँ से? हरीशचंद्र मुखर्जी की पुस्तक हिंदू पेट्रियट में दिखाया गया था। किसमें? हिंदू पेट्रियट में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? देखिए पंचायती राज से ये चौथा या तीसरा क्वेश्चन हो गया सिर्फ इसी एग्जाम में। तो देख लीजिए नीचे दिए गई कमेटी में पंचायती राज समिति बलवंत राय मेहता है। देखिए इसका जो ट्रिक होता है BA पास, तो B से बलवंत राय मेहता, A से अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, A से अशोक मेहता। तो BA और पास से आप छोड़ सकते हैं, वो अलग अलग बात है। BA पास 73वें संविधान संशोधन द्वारा, तो B से बलवंत राय मेहता, A से अशोक मेहता समिति जो है ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से। तो इस तरह से इसका A ऑप्शन सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 का संबंध पंचायती राज से है। यहाँ एक और चीज़ पूछता है, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत का सिफारिश किया था। किसका? त्रिस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किया था। कौन समिति? बलवंत राय मेहता समिति ने। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 कब? 2 अक्टूबर 1959 में, कब? 1959 में राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1959 से। भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश सर्वप्रथम सिंघवी समिति ने की थी। किसका? सिंघवी समिति ने। और राजीव गांधी सरकार द्वारा 64वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित थी, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक का दर्जा दिया गया। संवैधानिक या संविधान के द्वारा जो होता है उसके दर्जा दिया गया। और इसे लागू कब किया गया? तो इसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। तो इसे आपको याद रखना है। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था, और लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, जो ये करेंट का क्वेश्चन है, जब शुरू हुआ था। 98 नंबर क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो संबंध है यह लोक भागीदारी से। किससे? लोक भागीदारी से। तो इस तरह से इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका? 98 का C ऑप्शन सही हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार लोक भागीदारी से है। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो विकास के कार्यों में लोगों की सहभागिता पर निर्भर करता था। यह कार्यक्रम अमेरिका के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। यह योजना अधिक सफल नहीं रहा था, लेकिन इसे आपको याद रखना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम लोक भागीदारी से संबंधित था। ये क्वेश्चन का C ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य देखिए गुरु थे पांडवों के और कौरवों के भी, तो वो किससे संबंधित थे? वे तीरंदाजी उनको सिखाए हुए थे, मतलब प्रशिक्षण किए थे। इसलिए यह पुरस्कार जो दिया जाता है वो क्रीड़ा प्रशिक्षण, मतलब प्रशिक्षण के क्षेत्र में ही दिया जाता है। तो इसलिए C ऑप्शन सही हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार क्रीड़ा प्रशिक्षण से संबंधित है। तो इस तरह से इसका आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और यह मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को मनाया जाता है। तो इस वजह से इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है और साथ ही साथ पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत हॉकी का स्वर्ण पदक जो है 1980 में भी जीता था और फिलहाल में जो 2021 ओलंपिक हुआ है, कौन सा, 2020 ही उसको माने चलिए, क्योंकि 2020 वाला 21 में आयोजित हुआ था। तो 2020 जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें भारत ने कांस्य पदक जीता था। किसमें? कांस्य पदक जीता था भारत ने हॉकी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है दोबारा भी। मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है जो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। ठीक है। वर्ष 2019 में यह पुरस्कार भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को भी दिया गया था। इसको रवीश कुमार को दिया गया था। और 2018 में यह भारत वाटवानी और सोनम वांगचुक को समाज सेवा के लिए दिया गया था। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन पूछा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में होगा। इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन हमको नहीं लगता कि 22 पूछा होगा, उस समय जो हुआ था वो कुछ ही और था। ये क्वेश्चन एडिट हो सकता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है। हालांकि 22 का जो आयोजन है वो कतर में ही होगा। चलिए अभी 22 का एग्जाम में तो हो सकता है कि 22 या 23 का पूछ भी दे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और यह अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में या अफ्रीका महादेश या महाद्वीप कॉन्टिनेंट में स्थित है। तो इस वजह से इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना? 84 लाख वर्ग किलोमीटर। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत के मरुस्थल का नाम थार है। थार मरुस्थल 2,60,000 वर्ग किलोमीटर में भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो इस तरह से आपको ये पॉइंट याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा, डुरंड कप ये बीपीएसएससी द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ था किसका, बिहार एसआई का, उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। इस वजह से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार दो लोगों को दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की थी। तो भारत के इसमें जो है कैलाश सत्यार्थी थे। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 2014 के शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को प्रदान किया गया था शांति के क्षेत्र में। ठीक है। और 2022 का जो है ये किसको प्रदान करना है, किया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार किनको किनको दिया गया? दो लोगों को दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का लोक नृत्य है। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ अन्य राज्यों की जो नृत्य की बात करिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे आपको? ओणम जो है केरल का हो जाएगा, केरल का ओणम। महाराष्ट्र का रंगोली, राजस्थान का मेहंदी, उत्तर प्रदेश का चौकपूर्णा और असम का तो हमने देख ही लिया बिहू। और भी है कचारी और कछारी भी, काठी, जांगा, बाउल, कीर्तन, ये सभी पश्चिम बंगाल के हैं। तमिलनाडु के पोंगल ये भी एक फेमस है। तो ये सभी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू देश की राजधानी पूछा है। तो पेरू जो देश है इसकी राजधानी लीमा है। कहाँ है? लीमा है। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लीमा में जो है पेरू देश की राजधानी है। और भी कुछ अन्य देश हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, जैसे लापाज या बोलीविया देश की राजधानी है। लापाज जो है ये बोलीविया देश की राजधानी है। बेगोटा, ये जो बेगोटा है यह कोलंबिया देश की राजधानी है। किसका? कोलंबिया का। किसका? कोलंबिया का राजधानी है बेगोटा। तो इस तरह से ये सभी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है?
तो चेरनोबिल परमाणु जो संयंत्र है यह यूक्रेन में है, इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूक्रेन में अभी हाल ही में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरह से इसे आपको याद रखना होगा। भारत की बात करें तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में किया गया था और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जापान की मुद्रा पूछा हुआ है, तो जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की जो मुद्रा है वो एन है, तो इस तरह इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जापान की मुद्रा एन है। मोरक्को की मुद्रा, मोरक्को की, कुछ और देशों के हम याद कर लेते हैं। मोरक्को की जो मुद्रा है वो दिरहम है। देखिए ये जो दिरहम है ये मोरक्को की मुद्रा है, ठीक है। और भी है दिरहम, मोरक्को की मुद्रा दिरहम हो गया। संयुक्त संयुक्त अरब अमीरात जो भी है उसकी भी मुद्रा दिरहम ही है। तो दिरहम 2-3 देशों की मुद्रा हो गए, मोरक्को और यूएई का। साथ ही ग्रीनलैंड की मुद्रा क्रोन है। जो ये क्रोन है यह कहाँ की मुद्रा है? यह ग्रीनलैंड की है। और जो रूबल एक है, इसमें रूबल तो दिया नहीं है, रूबल जो मुद्रा है यह रूस की मुद्रा है। और ये युआन कहाँ की मुद्रा है ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है? तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन हो सकता है, उस समय जब यह एग्ज़ाम आयोजित हुआ था। तो लेकिन अभी तो इसका जो आंसर है यह है नीलोफेर, जो अकॉर्डिंग टू उस समय के करंट का ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया, तो वो चक्रवात था नीलोफर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो ये ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक खुशवंत सिंह ने लिखा है, इस तरह से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की पुस्तक है। खुशवंत सिंह ने बरियल एट सी भी लिखी है। खुशवंत सिंह भारत के एक पत्रकार थे जिनकी मृत्यु हाल ही में हुई है। मुल्क राज आनंद की भी कुछ पुस्तकें हैं जिसे आपको याद रखना होगा। कुल्ली, कन्फेशन ऑफ ए लवर, द डेथ ऑफ अ हीरो जैसी पुस्तकें ये किसने लिखी थी? ये सभी मुल्क राज आनंद ने लिखी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आज़ाद नहीं, अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम ने लिखा था विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। ये किसने लिखा था? अबुल कलाम। और ये जो अबुल कलाम आज़ाद है ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हुए थे। अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, जबकि अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, ये जो थे भारत के एक राष्ट्रपति और एक महान साइंटिस्ट थे। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला के जेल में कारावास दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, ये इतना लपेट के पूछा है, आपको घबराना नहीं है। भारत एक खोज जो पुस्तक है, ये पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, इस तरह इसका डी ऑप्शन सही हो गया। और एक और पूछता है कि भारत की खोज किसने की? तो ध्यान रखिएगा, भारत की खोज नहीं होती, भारत आने के लिए यूरोप से खोज जो है वास्को डी गामा ने की थी। यूरोप से भारत आने के लिए रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में क्यूबा को जाना जाता है, इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ अन्य की बात करें तो भारत में चीनी की सबसे अधिक मिल जो है महाराष्ट्र में है और गन्ना का अधिकतम उत्पादन यूपी में होता है। चीनी के अधिक जो मिलें हैं वो महाराष्ट्र में है, जबकि गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है और गन्ना की जन्मभूमि भारत को ही माना जाता है। चीनी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक होती है। चीनी उद्योग कृषि पर आधारित स्थानीय कच्चा माल पर आधारित यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है। ठीक है, इस तरह से ये जो है क्वेश्चन से संबंधित कुछ फैक्ट हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, इस तरह से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है और जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। कौन सा? H2O। प्राय सभी द्रव को गर्म किए जाने पर इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, परंतु 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करने पर जल का आयतन घटता है तथा 4 डिग्री के बाद गर्म करने पर इसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। ठोस एवं पारा में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। देखिए यहाँ ऊष्मा का चालन जो बोला है, ठोस में मतलब सॉलिड में किस में होगा, फिर लिक्विड में और गैस में। तो देखिए सॉलिड में चालन विधि द्वारा होता है
वैसे ही गैसों में और द्रवों में, इन दोनों में संवहन विधि द्वारा ही क्या होता है, आपको ऊष्मा का संचारण होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट थे जिसे आपको याद रखना होता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन पूछा है, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएनओ की स्थापना हुई थी। यूएनओ में वर्तमान में 193 देश हैं। यूएनओ के अस्थायी सदस्य चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। यूएन का महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं जो पुर्तगाल के हैं। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं जो पुर्तगाल के हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत की आज़ादी के समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भारत आज़ाद हो गया तो लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के पद से हटा करके भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और देखिए वायसराय भी पूछा है तो लास्ट वायसराय जो अंग्रेज लास्ट वायसराय थे ये माउंटबेटन ही थे। और ये वायसराय का पद समाप्त करके जब भारत को आज़ादी दिया गया तो एक वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया गया। प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। लेकिन लोगों ने आवाज़ उठाया कि जब भाई हम आज़ाद हो गए तो हम फिर अंग्रेजों ही वायसराय या गवर्नर क्यों बनाया गया? तो इनको हटा करके फिर सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। तो भारत की आज़ादी के समय ये पूछा है तो ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी पूछता है तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, जबकि प्रथम वायसराय कैनिंग था। कौन? कैनिंग था, जो कि 1857 में बना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो ध्यान दीजिएगा, एओ ह्यूम एक आईसीएस अधिकारी था जो कि इसका संस्थापक ही था। तो ध्यान, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि 1885 में गठन होता है इसमें ये शामिल थे और एओ ह्यूम को ही कांग्रेस का जनक माना जाता है। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का संत भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1885 से 1905 तक कुछ बीच में छोड़ कर भी एक दो अंतराल करके कांग्रेस के महासचिव रहे थे एओ ह्यूम। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है जिसका अर्थ होता है वाद विवाद का स्तर। कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। और कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? ये भी क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है क्योंकि म्यांमार में भी सैन्य शासन आ गया है। तो म्यांमार की राजधानी जो है वर्तमान में नेपिताओ है। कहाँ है? नेपिताओ है। म्यांमार और भारत का शासन म्यांमार और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग किया गया था। मतलब कि म्यांमार को भारत, उस समय इसका नाम बर्मा था और इसे भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में इसे अलग कर दिया गया था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा म्यांमार का शासन भारत से अलग किया गया था और म्यांमार में वर्तमान में तानाशाह शासक मतलब कि सैन्य शासक यहाँ तख्तापलट किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगला। इसका करेंसी की बात करें तो म्यांमार की जो करेंसी है वो क्या थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? कौन सा उपन्यास? तमस। तमस उपन्यास के लेखक पूछा है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है। इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तमस उपन्यास भीष्म साहनी ने 1973 में लिखी थी। वे बलराज साहनी के भाई थे। प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद भारत के सबसे बड़े उपन्यासकार हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को 1991-92 में प्रदान किया गया था। तो इस तरह से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसका नाम बदल करके क्या किया गया है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाएगा। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है।
तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लीमेंट एटली भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों हो जाता है? क्योंकि यह बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ये लेबर पार्टी से संबंधित थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री था। कौन? विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री था। जबकि 1857 के क्रांति के समय पार्मस्टॉन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। ये सभी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज था। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने होंगे क्योंकि ये पूछे हुए और रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर पूछा हुआ है। तो देखिए, भारतीय आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर 2016 जब ये एग्जाम हुआ था उस समय कौन था? तो उस समय रघुराम राजन था। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही है। लेकिन जब ये हम अभी सॉल्व कर रहे हैं तो ये 2022 में सॉल्व कर रहे हैं। तो वर्तमान में जो है 123 नंबर आरबीआई के वर्तमान गवर्नर 2022 के अनुसार कौन है? 2022 के अनुसार ये शक्तिकांत दास है। कौन? शक्तिकांत दास है। तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान में जो है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है। इससे पहले उर्जित पटेल थे। आरबीआई की जो स्थापना थी ये 1935 में किया गया था और इसे 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आरबीआई से संबंधित है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष, तो वर्तमान अध्यक्ष मतलब जब एग्जाम ये हुआ था उसके अनुसार तो ललिता कुमार मंगलम राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी 2014 के अनुसार। तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि वर्तमान में 2022 के अनुसार जो अभी हम वीडियो जब बना रहे हैं इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो वर्तमान राष्ट्रीय आयोग की जो महिला है वो रेखा शर्मा है। कौन है? रेखा शर्मा है। और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है 1992 में किया गया था। कब? 1992 में किया गया था। तो इसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? यह पंचशील समझौता 5 वर्षों के लिए था। और भारत और पाकिस्तान के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था ये पूछा हुआ है। तो यह 1954 में हुआ था। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। यह समझौता प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ था। पंचशील नीति भारत की विदेश नीति का आधार है। तिब्बत मामले पर भारत और चीन के बीच तनाव दलाई लामा के भारत आ जाने के कारण हुआ। 1959 में तिब्बत के निर्वासित सरकार का मुख्यालय धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया था। चीन ने पंचशील की अवहेलना करते हुए 22 अक्टूबर 1962 को भारत पे आक्रमण कर दिया था। ध्यान दीजिएगा, जो पंचशील समझौता थी वो 5 साल के लिए था। कितने के लिए? 5 साल के लिए था। और इस 5 साल के बीतते ही जैसे 54 में हुआ 59 में, कब? 59 में ये इसके बीतते ही 1959 में मतलब 5 साल बीतते ही 1959 में चीन ने किस पे आक्रमण कर दिया? तो चीन ने आपको तिब्बत पे आक्रमण करके उसे हथिया लिया और 1962 में भारत पे कब्जा कर लिया और लद्दाख के वर्तमान लद्दाख का कुछ क्षेत्र कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसे याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा है तो एम स्वामीनाथन थे भारत में हरित क्रांति के जनक। इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एम स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। एम स्वामीनाथन राष्ट्रीय किसान आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं। एम स्वामीनाथन ने टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक लिखी थी। भारत में हरित क्रांति का लाभ मुख्यतः गेहूं के उपज में था। जो हरित क्रांति हुआ था उसका मुख्य लाभ ये हुआ था कि जो आपको गेहूं उत्पादन है भारत में वो बढ़ गया था, लेकिन दलहन और तिलहन की जो उत्पादन था वो घट गया था। हरित क्रांति का जो है चावल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। हरित क्रांति का लाभ मुख्यतः बड़े किसानों को ही मिला था। तो ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आंग सान सू की जो एलएनडी की नेत्री है किस देश से संबंध रखी है। आंग सान सू की म्यांमार की एक नेत्री है, मतलब नेता की जो प्लूरल होता है, फीमेल लीडर को नेत्री कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान में वो यहाँ के प्रधानमंत्री थी, लेकिन वहाँ सैन्य शासन आ जाने से उन सैनिकों ने उन्हें बंदी बना करके जेल में डाल दिया है। तो 127 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंग सान सू की जो एलएनडी की नेत्री है, म्यांमार से संबंधित है। इन्हें 1991 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और आंग सान सू की ने अपनी उच्च शिक्षा दिल्ली से प्राप्त की थी। म्यांमार की सबसे बड़ी नेता अभी वर्तमान में आंग सान सू की ही थी, जिन्हें अपदस्थ करके वहाँ के सैनिकों ने अपना शासन अर्थात सैनिक शासन ला दिया है और वर्तमान में आंग सान सू की जेल में बंद है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुआ था। तो पूना समझौता या पूना पैक्ट या 1932 में हुआ था। इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया और उसमें जो वहाँ का ब्रिटिश प्रधानमंत्री था मैकडोनल्ड वहाँ ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड था। इसने सांप्रदायिक पंचायत अर्थात कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसके अनुसार भारत में दलितों को एक अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाने की बात कही गई थी। इससे निराश होकर गांधी जी लौट आए थे, लेकिन तृतीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी उसमें भाग नहीं लिए थे और तृतीय सम्मेलन से कुछ दिन पहले ही रेमजे मैकडोनल्ड ने इसकी घोषणा कर दी, किसकी, सांप्रदायिक पंचायत की, जिसके तहत दलितों को भी अलग निर्वाचन क्षेत्र और उन्हें बांटने का कोशिश भी किया गया। इस घोषणा के समय गांधी जी पुणे के अयोध्या जेल में बंद थे। उन्होंने इस घोषणा के विरुद्ध में गांधी जी ने हिंदुओं को बांटने के विरोध में और इस कम्युनल अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन शुरू किया था। अंततः 24 सितंबर और 1932 को हिंदुओं की तरफ से महात्मा गांधी और बीएचयू के संस्थापक ने भाग लिया था, जबकि आपको दलितों की तरफ से बी.आर. अम्बेडकर ने भाग लिया था। और इन दोनों ने मिल करके कौन सा, तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना समझौता करवाया था 24 सितंबर 1932 को, और यही समझौता पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गिर वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है। तो गिर गुजरात का क्षेत्र है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गिर वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है जो कि गुजरात में स्थित है। भारत में विश्व का सबसे अधिक बाघ 2967 बाघ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे। ये क्वेश्चन आपको बहुत कम ही जगह मिलेगा। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा ये किस रियासत के थे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना होगा। ये जो है त्रावणकोर रियासत से जुड़े हुए थे, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा त्रावणकोर रियासत से जुड़े हुए थे और इन्होंने जो है अवनींद्रनाथ इसमें जो और भी दिए हुए हैं कुर्ग कूच बिहार, इनसे जुड़े हुए आपको याद रखना है ताकि नेक्स्ट एग्जाम में आपको काम आए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो देखिए बिहार में अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है। इसे आप सोनम कपूर से याद रख सकते हैं, सोनम कपूर से याद रख सकते हैं। स से सोन नदी, न से नर्मदा नदी और म से महानदी। सोन, नर्मदा और महानदी। तो देखिए ये कहाँ से, अमरकंटक से 3 नदियाँ, सोन, नर्मदा और महानदी। सोन नदी यह उत्तर पूर्व की बहते हुए बिहार से होते हुए गंगा नदी मिल जाती है, जबकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के बीचों बीच होते हुए ये चली जाती है आपको अरब सागर में, और महानदी यह दक्षिण पूर्व होते हुए आपको कहाँ चली जाती है, यह बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये क्वेश्चन का उत्तर आप खुद से ही बता सकते हैं कि बिहार में बहने वाली नदी कौन है। तो सोन नदी है जो कि अमरकंटक से निकलती है। बिहार में बहने वाली नदी में किसका उद्गम अमरकंटक में है, तो सोन नदी का जो है उद्गम अमरकंटक में है। इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय में इनमें से कौन कौन अध्ययन किया था। तो देखिए मेगास्थनीज के समय तो स्थापना ही नहीं होता। ह्वेनसांग इसका सही हो जाएगा। तो 133 का आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ह्वेनसांग
नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा की भूमिका भी निभाया था। ह्वेन सांग भारत में 629 ईस्वी में आया था, जो कि 644 में रिटर्न चला गया। उन्हें नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। किसको? ह्वेन सांग को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ह्वेन सांग को क्या क्या? नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि का उपाधि दिया गया था। ह्वेन सांग हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। किसके? ह्वेन सांग हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। ह्वेन सांग बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए और पुस्तक के संग्रह के लिए भारत आए थे। मेघासनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ये जो मेघासनी है, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ठीक है। और अल बरूनी के बारे में देख लेते हैं। तो अल बरूनी किसके दरबार में आया था? अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था 1017 में, और किताब उल हिंद उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आपको याद रखना है। एक इब्न बतूता छूट गया। इब्न बतूता जो है यह कब आया था? तो यह मोरक्को निवासी था जिसने रेहला नामक पुस्तक लिखी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। लास्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का संकल्प बोला है। तो पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी इसकी अध्यक्षता किए थे, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था। इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम मोहम्मद हसरत मोहानी ने 1921 में रखी थी। सबसे पहले इसकी मांग किसने रखी थी? तो 1921 में मौलाना हसरत मोहानी ने रखी थी, 1921 में। जबकि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1927 में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में लाने का प्रयास किया गया था, जो कि असफल रहा था। लेकिन 1929 के कौन सा अधिवेशन? ये अधिवेशन भी पूछ लिया था, याद रखिएगा। 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसमें पूर्ण अधिवेशन प्रस्ताव पारित किया गया था। साथ ही ये भी पारित किया गया कि अगले 26 जनवरी से प्रत्येक, मतलब 26 जनवरी 1930 से संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और प्रत्येक तब से, मतलब कि आज़ादी से पहले 26 जनवरी 1930 के बाद प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही हम लोग आज़ादी दिवस अर्थात स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। अब देखिए, लेकिन हम लोग आज़ाद कब हुए? हम लोग आज़ाद हो गया आपको 15 अगस्त को। कब? 15 अगस्त को। तो हमारा स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को हो गया, लेकिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? तो इसी कारण से देखिए, हमने पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था आज़ादी से पहले? 26 जनवरी को। हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमारा जो 26 जनवरी जो ये महत्वपूर्ण डेट था, जो कि आज़ादी से पहले इस पर तिरंगा झंडा लहराया जाता था, ये छूट रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए हमारा संविधान 26 नवंबर को ना लागू होकर 26 जनवरी को लागू किया गया था, और इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इस तरह से इसका जो है बी ऑप्शन सही था। ये जो हमने सॉल्व किया, ये बीएसएससी सीजीएल 2 के पीटी के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, जिसमें हमने जीएस पार्ट, जनरल स्टडी और जनरल साइंस को सॉल्व करने का प्रयास किया था। ये हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमने पूरे व्याख्या के साथ इसे बताया है। साथ ही हमने ये भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन टॉपिक पर आपको फोकस करना है, कौन टॉपिक आप छोड़ भी सकते हैं। ये सभी के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। साथ ही बीएसएससी के लिए हम एक प्रैक्टिस सेट भी चला रहे हैं, तो उसमें आप जरूर भाग लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।